नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश नलवास्कर आप सभी लोगों का एक नए विषय के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों की मांग थी कि सर एनसीईआरटी की बुक को समाप्त कीजिए, तो हम लोग आज से एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर कंपटीशन में प्रश्नों के जो पूछने की प्रवृत्ति है वो एनसीईआरटी को प्रमुखता देते हैं। जैसे आईएएस हो, पीसीएस हो या बिहार में जो टीजीटी, पीजीटी या अन्य कंपटीशन हो रहे हैं उसमें देखा जाए तो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इस प्रवृत्ति को देखते हुए आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे, जिसमें आज की क्लास जो होगी वो 9 से हम लोग शुरू करेंगे। क्लास 9th से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। तो आज से हम लोग भारत का भूगोल का जो कक्षा 9 का पहला चैप्टर है उससे शुरुआत करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वह है भारत, आकार और स्थिति। इसमें हम भारत के आकार कैसा है और भारत का जो विश्व में स्थिति है उसके बारे में सीखेंगे। और यहाँ से मुझे विश्वास है कि प्रश्न बहुत आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो टॉपिक है इसमें कहा जा रहा है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ पे देखा जाए कि जो भारत है, कहा जाता है कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि देखा जाए तो इसकी जो समकालीन जो भी संस्कृतियां थीं, अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पे देखें तो भारत की जो प्रमुख संस्कृति या प्राचीन संस्कृति थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी की संस्कृति। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी या संस्कृति थी, इसके अगर कार्बन डेटिंग को देखा जाए तो यह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। और लगभग इसी के समकालीन यानी इसी के दौरान कुछ विश्व में अन्य जगहों पे भी सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की जाए तो यह सुमेरु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वहीं पे मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी के या नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे नील नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वहीं पे चीन की सभ्यता को, जिसका विकास हांगहो नदी के कारण किनारे हुआ था, इसलिए इसे हांगहो नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि ये सभी जो सभ्यताएं हैं इनकी बात की जाए तो ये सभी सभ्यताएं को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे? कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय कांसे से बने हुए जो महत्वपूर्ण उपकरण थे उनका अधिक से अधिक ये लोग उपयोग करते थे। इस तरीके से देखा गया तो जो भारत की सभ्यता है वह एक प्राचीनतम संस्कृतियों के साथ जुड़ती है। वहीं पे देखें कि जो पॉइंट है हमारा अगला वो है कि स्थिति। बात आती है कि स्थिति कैसी है। तो भारत एक विशाल देश है। अगर विशालता की बात की जाए तो विश्व में जो भी प्रमुख देश हैं उनमें अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। जैसे देखा जाए यहां पे देखिए, इस चीज को समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पे देखें कि विश्व की ये प्रमुख देश हैं, जैसे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस क्रम में देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है देखा जाए तो यह लगभग में विश्व के कुल क्षेत्रफलों का ये 3.28 वर्ग के हिसाब से दिया गया है। वहीं पे देखें तो क्रम में देखा जाए तो नंबर 1 पे आपका विश्व में जो देश आता है वो है रूस, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, वहीं पे तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे है आपका
चीन, पांचवें पे है ब्राजील और छठे पे है आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत आपका 7वें नंबर पे है। इस तरीके से देखें तो भारत विश्व के देशों में अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है, अर्थात सबसे बड़ा अगर कोई देश है क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो है रूस। वहीं पे एक बात और है कि भारत इस समय वर्तमान की कंडीशन यह है कि भारत विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा देश है। तो आइए यहाँ पे हम लोग आगे की बात को शुरू करते हैं। क्लास को देखा जाए कि इसमें आगे के पॉइंट में क्या कहा गया है। तो अगर देखें यहां पर कहा जा रहा है कि इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इस चीज को यदि हम देखें तो जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो इस पॉइंट में कहा जा रहा है। अगर भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यहां पे देखें यहां पर देखिए यह है आपका भारत और भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है 37 अंश 6 मिनट और यह जो 37 अंश 6 मिनट जो सबसे उत्तरतम बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कौल। और यह जो इंदिरा कौल है यह आपका लद्दाख जो कि केंद्र शासित राज्य घोषित हुआ है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन वर्तमान में इस पॉइंट को देखा जाए तो यह भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह आप देखेंगे तो पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत इसे अपना प्रमुख बिंदु मानता है और भारत का है भी, इसलिए भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु 37 अंश 6 मिनट जो है वो इंदिरा कौल है। वहीं पे देखा जाए तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका केप कमोरिन या कन्याकुमारी। ये जो केप कमोरिन या कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन यदि पूरे भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो भारत का समुद्र में भी कुछ द्वीपों तक विस्तार है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे हम पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह है 6 अंश 4-5 मिनट यानी कि 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं पे हम मुख्य भूमि का जो है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। यदि हम उत्तर और दक्षिण के बिंदु को देख लेते हैं तो इसका जो पूरब और पश्चिम का विस्तार है उसकी बात की जाए तो जो सबसे पूरब का बिंदु है भारत का वो है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और उस स्थान का नाम है किब्यूथु या वालांगो के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है उसको देखा जाए तो ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और यह गुजरात में पड़ता है, जिसका स्थान है सरक्रिक गौरमोती या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। वहीं पे इसका उत्तर से दक्षिण अगर विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई की बात की जाए तो यह है 3214 किलोमीटर। वहीं पे अगर देखें हम पूरब से पश्चिम इसका विस्तार, तो पूरब से पश्चिम विस्तार देखते हैं तो ये होता है 2933 किलोमीटर। यहाँ पे देखें कि उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है यह अधिक है तुलना में पूरब और पश्चिम की तुलना में। तो इन सभी बिंदुओं को आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
आइए हम लोग इसके विस्तार को अगर सीख लेते हैं तो अगले बिंदु की बात की जाए। कहा जा रहा है ये सारे पॉइंट आपने अभी भी सीख लिए हैं। इसके बाद हम देखें कि कर्क रेखा 23.5 अंश यानी 23 अंश 30 मिनट उत्तर में जो खींची गई है वह लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि भारत के बीचों बीच 23.5 अंश की कर्क रेखा गुजरती है और यह जो कर्क रेखा गुजरती है यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर उसकी बात की जाए कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो जो कर्क रेखा है वह भारत के मुख्यतः देखा जाए तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम उस 8 राज्यों की बात करें तो देखिए यहाँ पे कि जो भारत में जो बीचों बीच कर्क रेखा इस तरह से जाती है वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखा जाए तो जो सबसे पश्चिम का बिंदु है तो वहां पे आपका ये गुजरात है, गुजरात से होकर गुजरती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका है झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस तरीके से देखें तो जो भारत है वह मुख्य रूप से 8 भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा है वह मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं पे देखा जाए कि जो कर्क रेखा है और जो आपकी बीचों बीच जो देशांतर रेखा है वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भारत की मानक समय रेखा साथ में इसके बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है अगर उसकी बात की जाए तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से है और ये जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की रेखा है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं पे आपने देखा कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और जो यह देशांतर रेखा है जो कि भारत का समय निर्धारित करती है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यह आपके इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में कहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है तो वह है आपका मिर्जापुर में अमरावती चौराहा से गुजरती है। वहीं पर मध्य प्रदेश में जगदलपुर से, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिला से गुजरती है। और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कर्क रेखा और देशांतर रेखा जो कि भारत की मानक समय रेखा है ये एक दूसरे को काटती हैं। अगर एक दूसरे को काटती हैं तो वो कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में कर्क रेखा और जो भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है वह एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ से पॉइंट अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी बिंदुओं को आप नोट्स बनाकर आप तैयार करने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसे आप एटलस में, यहाँ पे किताब में निर्देश दिया जा रहा है कि आप एटलस की सहायता से इन सभी बिंदुओं को देखने का प्रयास करें। अभी अभी आपने देखा कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट
जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। यहाँ पे उससे संबंधित एक पॉइंट बताया जा रहा है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, यह सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। यानी कि 2004 में सुनामी आई थी और वह जो आपका इंदिरा पॉइंट है, यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट जो है, वह उसमें डूब गया था। आइए आकार की बात करें। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट डाटा की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं पे हम देखें कि यह भारत के यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हम देखें तो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। वहीं पे देखें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके पहले आपने देखा है कि रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है और भी देश हैं, अभी अभी आपने देखा। अब देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो सीमा रेखा है उसकी बात देखी जाए कि भारत का जो आकार है, इस तरीके से अगर देखें यहाँ पे तो यहां से देखा जाए तो यह आपकी जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई सीमा है और यह आपकी तटीय सीमा है। तो यहाँ पे उसी बिंदु की बात की जा रही है कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को जोड़ दिया जाए तो उसकी कुल सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। वहीं पे देखा जाए आगे कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यहाँ पे देखा है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। वलित पर्वत वे पर्वत हैं भारत में जो दो स्थल खंडों के टकराने से भूसंनतियों से उनका निर्माण हुआ है। अगर हम देखें प्राचीनतम भारत का जो वलित पर्वत है वो है आपकी अरावली। इसके बाद अगर देखा जाए तो विंध्य है, सतपुड़ा है आदि पाई जाती हैं। लेकिन भारत में जो नवीनतम वलित पर्वतों की बात की जाए जैसे आपका हिमालय, तो हिमालय की जो श्रेणियां हैं वह भारत की जो हैं वो सब नवीनतम वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके कहने का अर्थ है कि जो हमारा भारत है अगर उत्तर से चौड़ा है और दक्षिण की तरफ जब आते हैं तो पतला होता जाता है, यानी कि सकरा होता जाता है। एक बिंदु और है कि इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहाँ पे देखें अगर हम भारत के मैप की बात करें इस तरीके से, यहाँ पे ये जो भारत की स्थिति दिखाई दे रही है तो इस भारत में देखें तो भारत के पश्चिम में अगर देखा जाए तो ये है आपका अरब सागर, पूरब में है बंगाल की खाड़ी और भारत को यदि देखें कि
इस हिस्से में देखें, ये हिस्सा चौड़ा है और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये हिस्सा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पतला होता जाता है। यही बिंदु को उन पॉइंटों में सिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। यहाँ पे पॉइंट अभी अभी आपने इसको सीखा है शुरुआत में ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये कैसे 2 घंटे का अंतर है, इसको सीखा जाए तो यहाँ पे देखें तो भारत का जो यामोत्तर रेखा यानी देशांतर रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। इसको समझा जाए तो हम देखें कि जो ये भारत है या ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को देखा जाए तो यह पश्चिम से पूरब के तरफ देखा जाए तो 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। 24 घंटे में यह पूरा चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे देखें कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण घूमती होगी। तो पृथ्वी हमारे 360 डिग्री का कोण घूमती है 24 घंटे में। इसलिए 1 डिग्री का कोण घूमेगी 24/360 डिग्री। क्योंकि यह घंटे में उत्तर आएगा तो पॉइंट में आएगा, इसको हम लोग मिनट में बदल देते हैं। तो 24/360 और गुणे 60, घंटा अब ये बदल गया मिनट में। इसे जब हम हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री का जो देशांतर चलने में समय लगता है वो है 4 मिनट। इसी को आधार बनाकर वहां पे बताया गया था, अभी आपने देखा कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। यानी कि जो 30 डिग्री का अंतर है, यह समय में अगर देखें हम तो कहा जा रहा है कि 30 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री यानी कि 30 गुणित 4 बराबर हो जाएगा आपका 120 मिनट, और 120 मिनट का अर्थ हुआ 2 घंटे। वो यहीं पे बिंदु बताया जा रहा है कि 2 घंटे का अंतर है। यानी कि पूरब से पश्चिम के बीच में जो समय का अंतर पाया जाता है वो 2 घंटे का अंतर है। यानी कि सुबह में पूरब में अगर सुबह 6 बजे होती है तो 2 घंटे बाद पश्चिम में सुबह होगी, यानी कि आपका उसकी तुलना में 8 बजे सुबह होगी। आइए यहाँ पे देखें कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कि जो उत्तर और दक्षिण, इस चीज को अगर हम सीखना चाहें कि ये जो ग्लोब है, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो जो ये आपका भारत है इसका उत्तर और दक्षिण, लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण देखा जाए तो इस पर प्रकाश की मात्रा कम और कभी ज्यादा पड़ती है। अर्थात सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से इस पर दिन और रात में अंतर पाया जाता है, यानी कि दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। जैसे अगर सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की तरफ दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की अवधि कम हो जाती है, लेकिन जब दक्षिण के जितने भी देश होंगे वहां पे रात की अवधि बढ़ जाएगी और दिन की अवधि कम होगी। तो उत्तर और दक्षिण होने पर सूर्य के इस भारत के भी दिन और रात में अंतर पाया जाता है। जब सूर्य उत्तर हो जाएगा तो इस हिस्से में दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी होगी, और जब सूर्य दक्षिण होगा तो इस हिस्से में
दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। तो उसी पॉइंट को कहा जा रहा है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आइए हम लोग आगे के बिंदु को देखें। कहा जा रहा है कि 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम उत्तर क्यों माना गया है, और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, जैसा कि आपने इसे अभी सीखा। और ये पॉइंट 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम उत्तर क्यों माना गया है। भारत की मानक याम उत्तर इसलिए माना गया है क्योंकि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिससे पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। यहां पे देखें, आइए इसे देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम विस्तार है। वहीं पे कहा जा रहा है कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। इस पॉइंट को अगर हमें समझना है तो हम देखते हैं विश्व के मैप में। अगर हम विश्व के मैप को देखें तो भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत कहां है। यदि देखें कि ये हमारा पूरा ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच देखा जाए तो यह विषुवत रेखा गुजरती है और यह दो भागों में ग्लोब को बांटती है। वहीं पर महाद्वीपों की बात की जाए तो यह है एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह 29.5% का एरिया कवर किए हुए। इसके बाद हमारा अफ्रीका महाद्वीप आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप और फिर यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यदि भारत की स्थिति को देखें तो जो आपके बीचों बीच जो रेखा 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, यह भारत का मानक समय इससे ही निर्धारित किया जाता है। साथ में पूरे ब्रह्मांड का भी समय इससे निर्धारित होता है। तो इस रेखा से देखा जाए तो पूरब के तरफ भारत की स्थिति है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उससे पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। साथ में कर्क रेखा से देखा, विषुवत रेखा से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है। लेकिन यहां पे एक प्रश्न को समझना हमारे लिए आवश्यक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, तो सही है, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में है। फिर पूछा जाए कि भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, तो हाँ, देशांतर रेखा के हिसाब से यह पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन जब यह ऑप्शन अलग अलग आता है, जैसे पूछता है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात ये बीचों बीच विषुवत रेखा है, इसको काट के ऊपर देखा है तो भारत की स्थिति यहाँ पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध सही है। यदि इसको इस तरह से विषुवत रेखा से देखा जाए, देशांतर रेखा से, तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा काटा जाए तो भारत इस हिस्से में पड़ता है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन कभी कभी ऑप्शन ये मिल जाए कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है वह गोलार्ध न होकर चतुर्थांश हो जाता है। अर्थात जब कभी ऑप्शन में यह दिखाई दे कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो सही होगा, पूर्वी गोलार्ध में है तो सही होगा, लेकिन जब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा तो यह ऑप्शन आपका गलत होगा,
क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध जब एक साथ बोला जाएगा तो यह गोलार्ध न होकर चतुर्थांश होगा। या ऐसे ऑप्शन दे दे उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है तो भी सही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को अलग अलग बताया जा रहा है। तो भारत को एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और पूरब के तरफ है। यानी कि भारत को देखें तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह दक्षिण की तरफ है एशिया महाद्वीप से, और यह विस्तार इसको देखा जाए तो हिंद महासागर तक है। आइए यहां से शुरू किया। ये पॉइंट आप किताबों से समझ लीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से ये दिखाया गया है कि जो भारत है उनका विश्व के अन्य देशों से कैसे संपर्क हो रहा है। आइए देखें। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युग्म पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी कि भारत का विदेशों से संपर्क होता था, लेकिन समुद्री मार्गों से कम होता था, बल्कि स्थल मार्गों से ज्यादा होता था। यहाँ पे देखें कि उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इस पॉइंट को अगर समझें तो हम देखें कि जो भारत में कुछ विदेशी आए, तो अगर देखें तो भारत का जो ये दक्षिण का बिंदु है, ये पॉइंट है, इधर से अगर आए हैं भारत, यानी कि इधर से जल मार्ग है, तो जल मार्ग से भारत में आए हैं आपके यूरोपीय, जैसे पुर्तगाली आ गए, फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए, तो भारत में जल मार्ग से ये आए। लेकिन भारत के उत्तर के हिस्से में दर्रे हैं, और अगर हम इन दर्रों की बात करें तो मुख्य रूप से उत्तर की तरफ देखा जाए तो कुर्रम दर्रा है, गोमल दर्रा है, टोंची दर्रा है, बालन दर्रा है और खैबर दर्रा है। इन दर्रों से होकर भारत में आर्य, मंगोल, तुर्क, हुड़, शक और बाबर आदि आक्रांता भारत में प्रवेश किए और यहाँ पर शासन किए। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में आने के दो मार्ग हैं, एक समुद्री मार्ग है और एक स्थल मार्ग है। तो प्राचीन काल में स्थल मार्गों में दर्रों के माध्यम से आते हैं। दर्रे क्या होते हैं? प्राकृतिक मार्ग होते हैं। यानी कि ये कहें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो दुर्गम आवागमन के मार्ग होते हैं वे दर्रे होते हैं। दर्रे का निर्माण कैसे होता है, इसे हम लोग भौतिक भूगोल के तहत सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखें। समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इसके बाद देखा जाए कि उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल के जो कपड़े आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते हैं। यानी कि जब भारत का संपर्क हुआ तो भारत के जो भी पहले के विचार थे, कुछ जो ग्रंथ हैं हमारे, जैसे रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये सभी हमारे देश से दूसरे देशों में गए। वहीं पे देखा जाए तो कुछ जो भारत में आक्रांता है, तो यहाँ से भारत के मसाले बहुत प्रसिद्ध थे, स्वादिष्ट माने जाते थे, तो मसाले और यहाँ पे मलमल के कपड़े भी विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे। यहाँ पे पॉइंट है कि भारत के पड़ोसी देशों में भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। यह आपके लिए होमवर्क है कि आप भारत में जो 28 राज्य हैं उनको और 8 केंद्र शासित राज्यों को आसानी से याद कर लें, क्योंकि इससे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं। वहीं पे आइए देखते हैं अगले पॉइंट की हम बात करें।
यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये काम दिया जाता है, यानी कि ये होमवर्क दिया जाता है कि आप इसे करें क्या, कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो केंद्र शासित राज्य हैं वो पूर्वी और पश्चिमी तटों पे हैं, तो वे कौन कौन से हैं, साथ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इस पॉइंट को अगर हम समझें तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। वहीं पे क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। लेकिन वहीं जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इन पॉइंटों को आप नोट डाउन करते रहिए और सीखते रहिए। फिर बोला जा रहा है आपके लिए होमवर्क है कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। पॉइंट है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। इस पॉइंट को अगर आपको सीखना है तो आपकी बुक में जो दिया गया है ये मैप, इसको देखिए। ये है आपका पूरा मैप और इन जितने भी तरह के कंडीशन वाले प्रश्न दिए उन प्रश्नों को आप इस मैप के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से केंद्र शासित राज्य हैं, जैसे कि अभी अभी बताया गया कि 8 केंद्र शासित राज्य हैं और 28 सामान्य तौर पर देखा जाए तो राज्य हैं। तो इनको आप इस मैप के हिसाब से उसको समझने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को सीखते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जा रहा है। एक पॉइंट और है कि यह किताब जो एनसीईआरटी की है, इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम उन बिंदुओं को सीख रहे हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। वैसे तो इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को अंडरलाइन किया हुआ है। और एक पॉइंट और है कि हुबहू क्वेश्चन आते हैं। हुबहू क्वेश्चन होने का अर्थ यह है कि जो इसमें लाइन दी हुई है उस लाइन को डायरेक्ट आपके आईएएस या बीपीएससी में जो टीजीटी पीजीटी हो रही है वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इनको बहुत सावधानी से आप बैठा के अपने दिमाग में रखिएगा। कहा जा रहा है कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी स्वतंत्रता से पहले देखा जाए तो यहाँ पे 2 राज्य की श्रेणी में रखे जाते थे, एक प्रांत और एक रियासत। तो जो प्रांत होते थे वहां पे वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी शासन करता था। प्रांतों पर वायसराय के द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन करता था। वहीं पे रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी कि पैतृकता के यानी कि जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, राजे महाराजा, वो शासन करते थे, लेकिन अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता को मानकर वहां पे किया जाता था। आइए यहां पे देखें, ये पॉइंट देखिए। कहा जा रहा है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए कि अभी भी जो मैप आपने देखा वहां पे देखा जाए तो श्रीलंका और मालदीव 2 प्रमुख द्वीपीय देश हैं जो कि दक्षिण के तरफ हैं। वहीं पे देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसको कि पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हम लोग यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि पाक जल संधि का संबंध हम पाक यानी कि पाकिस्तान से जोड़ते हैं, जो कि वह गलत है। यहाँ पे हम समझते हैं कि पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। वहीं पे मन्नार की खाड़ी है तथा मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो मालदीव देश है वह लक्षद्वीप के दक्षिण में। इस पॉइंट को देखें तो इस मैप में देखा जाए यहां पर तो जो आपका ये लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में देखा जाए तो ये आपका मालदीव है।
वहीं पे देखें ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे देखें तो यह जो है आपका एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, और यह द्वीपीय देश है। तो एक द्वीपीय देश श्रीलंका है और एक द्वीपीय देश आपका मालदीव है। वहीं पे आगे की बात को देखा जाए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अंतिम बिंदु ये है कि भारत के पहले से पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी भारत के जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं उसके साथ अच्छे संबंध होंगे। अगर किसी के साथ बिगड़ते भी हैं तो उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्लास 9th का जो भूगोल का पहला चैप्टर है उसे अच्छी तरीके से सीख लिया है, और आप इस सभी पॉइंटों को नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन का अर्थ है कि जरूर नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एक बार आपने यहाँ पे देखा, एक बार नोट्स जब लिखते हैं तब, तो इससे क्या होता है कि ये सभी चीजें हमारे दिमाग में स्थायी होने लगती हैं। हम लोग अगली क्लास में चैप्टर 2 को देखेंगे और उसको और विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस श्रृंखला को पूरी तरह से देखते हैं तो किसी भी कंपटीशन में यदि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है तो इससे बाहर नहीं होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।